हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर इज़ अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजाबेथन एज पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था एलिजाबेथन एज पार्ट 1, जिसमें मैंने डिस्कस किया था एलिजाबेथ एज की हिस्ट्री और उनके राइटर्स और उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में। आज एलिजाबेथ एज पार्ट 2 में हम यूनिवर्सिटी विस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी विट्स में जो राइटर्स आते थे उन्हें यूनिवर्सिटी विट्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। और ये जो राइटर्स थे ये प्ले राइटर्स थे और पैम्फलेटियर्स थे। और इन सभी राइटर्स ने अपने वर्क में जो कॉमन थीम का यूज़ किया वो थी हीरोइक ड्रामा, रोमांटिक कॉमेडी एंड ट्रेजेडीज। और ये जो राइटर्स थे ये क्लासिकल लिटरेचर से इन्फ्लुएंस थे होकर अपने वर्क्स को लिखते थे। इनकी ट्रेजेडीज में सेनेका ट्रेजेडीज का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज को इन्हीं यूनिवर्सिटी विट से ही इन्फ्लुएंस होकर लिखा। और विलियम शेक्सपियर के वर्क्स में इन यूनिवर्सिटी विट्स की झलक भी हमें देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से राइटर्स आते हैं। सबसे पहले जॉन लिली, देन थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश एंड थॉमस किड। ये 7 राइटर्स यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं। और जिसमें जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। और क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। दोस्तों, थॉमस किड ही अकेले ऐसे राइटर हैं जो किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं थे। मतलब मीन्स कि वो यूनिवर्सिटी नहीं गए, लेकिन फिर भी इन्हें इन यूनिवर्सिटी विट्स में इंक्लूड किया जाता है। और ये जो यूनिवर्सिटी विट्स था ये इन्हें नाम दिया जॉर्ज सेंट्सबरी ने। दोस्तों, जॉर्ज सेंट्सबरी ये 19th सेंचुरी के राइटर थे। और इन्होंने इन राइटर्स की डीप स्टडी करने के बाद इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स नाम दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन लिली के बारे में। दोस्तों, जॉन लिली ही वॉज बॉर्न इन 1553 एडी एंड डाइड इन 1606 एडी। जॉन लिली अपने राइटिंग के शुरुआती दिनों में बहुत ही सक्सेसफुल राइटर थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जॉन लिली अपने आखिरी दिनों में बहुत गरीब हो गए थे और इन पर बहुत सारे कर्जे थे। और इनके फेलो फ्रेंड्स ने भी इनका साथ छोड़ दिया था। तो आइए इनके वर्क्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट जो पब्लिश हुआ 1578 एडी में। यूफ्यूज दोस्तों ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ग्रेसफुल एंड विटी। यूफ्यूज यूफ्यूज जो वर्ड है ये वर्ड अडॉप्ट किया जॉन लिली ने रॉजर एस्कैम्स के द स्कूल मास्टर से। यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट का जो सीक्वल है यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड ये पब्लिश हुआ 2 साल बाद 1580 एडी में। नाउ इनका जो अदर वर्क है वो है 6 कोर्ट कॉमेडीज। दोस्तों, 6 कोर्ट कॉमेडीज में इनके 6 वर्क्स को रखा गया। इन्हें कोर्ट कॉमेडीज इसलिए कहा गया क्योंकि ये एलिजाबेथन कोर्ट में परफॉर्म की जाती थी। और इस वजह से इन्हें कोर्ट कॉमेडीज नाम दिया गया। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एंडीमियन, मैन इन द मून। दोस्तों, इसमें जो थीम यूज की गई वो थी जनरॉसिटी, सैक्रिफाइस एंड फ्रेंडशिप ओवर लव। सेकेंड, कैम्पास। कैम्पास ये फर्स्ट रोमांटिक ड्रामा बनी। नाउ गैलेथिया। दोस्तों, गैलेथिया जॉन लिली के गैलेथिया से इंस्पायर्ड होकर विलियम शेक्सपियर ने अपना वर्क लिखा अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। नाउ सैफो एंड फाओ।
दोस्तों सैफो एंड फाओ ये एक एलेगरी है जो क्वीन एलिजाबेथ की आइडियलाइजेशन पर बेस्ड है। मिडास मिडास दोस्तों ये स्पेनिश अर्माडा के बाद लिखी गई। मैंने डिस्कस किया था एलिजाबेथ एज पार्ट 1 में कि स्पेनिश अर्माडा एक वॉर लड़ी गई थी स्पेन और इंग्लैंड के बीच में, तो उसी स्पेनिश अर्माडा के बाद ही इस मिडास को लिखा गया और उस स्पेनिश अर्माडा का अल्यूजन इस वर्क में हमें देखने को मिलता है। नाउ मदर बॉम्बी दोस्तों इसमें जो मोड ऑफ कॉमेडी का यूज़ किया गया वो थी टेरेंशियन मोड ऑफ कॉमेडी। और टेरेंस जो थे ये रोमन प्लेराइट थे। दोस्तों ये इन सभी 6 कोड कॉमेडीज को एक साथ पब्लिश किया एडवर्ड ब्लाउंट ने 1632 एडी में। जॉन लिली का जो अदर वर्क है वो है लव मेटामॉर्फोसिस। ये एक एलेगोरिकल पेस्टोरल है और इसे 1601 में पब्लिश किया गया। लव मेटामॉर्फोसिस से ही इंस्पायर्ड होकर विलियम शेक्सपियर ने अपना वर्क लिखा लव लेबर लॉस्ट। द अदर वर्क इज द वुमेन इन द मून। वुमेन इन द मून को पब्लिश किया गया 1597 एडी में और जॉन लिली का द वुमेन इन द मून ये वन एंड ओनली ऐसा वर्क है जिसमें इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया। अब हम बात करते हैं थॉमस लॉज की। थॉमस लॉज ही वॉज born in 1558 AD and died in 1625 AD। थॉमस लॉज का जो वर्क था रोजालिंड, दोस्तों ये वर्क इन्होंने जॉन लिली के वर्क से इंस्पायर्ड होकर लिखा था यूफ्यूज गोल्डन लेगेसी। और रोजालिंड से इंस्पायर होकर विलियम शेक्सपियर ने अपना वर्क लिखा एज यू लाइक इट। रोजालिंड दोस्तों ये एक प्रोज रोमांस है जिसे पब्लिश किया गया 1590 एडी में। The other work is Defense of Poetry। Defense of Poetry दोस्तों ये थॉमस लॉन्च ने रिप्लाई किया था स्टीफन कोसॉन को उनके वर्क स्कूल ऑफ अब्यूज के लिए। The next work is A Looking Glass for London and England। ये पब्लिश किया गया 1594 एडी में और ये वर्क थॉमस लॉज ने रॉबर्ट ग्रीन के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था। नाउ अ फिग फॉर मोमस ये एक क्लासिकल सटायर है और वर्स एपिस्टल है जिसे पब्लिश किया गया 1595 एडी में। Then A Marguerite of America, it was published in 1596 AD। Then Silas Metamorphosis, दोस्तों ये सिलास मेटामॉर्फोसिस से इंस्पायर्ड होकर विलियम शेक्सपियर ने अपना वर्क लिखा वीनस एंड एडोनिस। And the other work is The Wounds of Civil War, published in 1594 AD. Now the next writer is George Peele. He was born in 1556 AD and died in 1596 AD. इनका जो फर्स्ट वर्क है वो था एडवर्ड फर्स्ट और इसे पब्लिश किया गया 1543 AD में। Now next work is The Old Wives' Tale। दोस्तों द ओल्ड वाइव्स टेल में जो डिवाइस यूज किया जॉर्ज पील ने वो था प्ले विद इन प्ले और ये सटायर था रोमांटिक ड्रामा पर। ये फर्स्ट इंग्लिश सटायर माना जाता है जिसे रोमांटिक ड्रामा पे सटायर किया गया और ये पब्लिश किया गया 1595 एडी में। Now the next work is The Battle of Alcazar जो पब्लिश हुआ 1594 एडी में and The Battle of Alcazar is a semi-historical play. The next work is The Arraignment of Paris। The Arraignment of Paris is a courtly mythological pastoral play जिसे क्वीन एलिजाबेथ को ट्रिब्यूट किया गया और इसे पब्लिश किया गया 1584 एडी में। The next work is David and Bathsheba। David and Bathsheba
को पब्लिश किया गया 1599 एडी में एंड इट्स अ रोमांटिक satire. The other work is The Troublesome Reign of King John. दोस्तों ये किंग जॉन पर बेस्ड स्टोरी है और इसे लिखा गया 1589 एडी में और इसे क्वार्टो में 3 टाइम्स पब्लिश किया गया. Now the next work is Titus Andronicus. दोस्तों जॉर्ज पील ने टाइटस एंड्रोनिकस को विलियम शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेशन में लिखा. दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने टाइटस एंड्रोनिकस का मोस्ट ऑफ द वर्क लिखा है. जॉर्ज पील ने टाइटस एंड्रोनिकस के कुछ सीन्स ही केवल इसमें लिखे हैं और विलियम शेक्सपियर की ये फर्स्ट ट्रेजेडी थी टाइटस एंड्रोनिकस और इसे फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया 1623 एडी में. Now next writer is Christopher Marlowe. He was born in 1564 AD and died in 1593 AD. दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो अपने लाइफ टाइम में इन्होंने बहुत ही अमेजिंग वर्क्स को लिखा और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जिसमें इन्होंने गॉड को क्रिटिसाइज किया और उस टाइम पर गॉड को क्रिटिसाइज करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी जिसके बाद ही इनका मर्डर कर दिया जाता है. तो ऐसा कहा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो अगर कई और साल जिंदा रहते तो शायद ये विलियम शेक्सपियर से भी बड़े राइटर होते. तो आइए इनके वर्क्स के बारे में जानते हैं. इनका जो सबसे पहला वर्क है वो है डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज जो इन्होंने थॉमस नैश के साथ कोलैबोरेशन में लिखा और इसे पब्लिश किया गया 1594 एडी में. ये स्टोरी डीडो की है जिसमें जो ये कार्थेज की क्वीन होती हैं और इन्होंने ये स्टोरी अपने स्टूडेंट तब लिखी थी जब ये स्टूडेंट थे. और द नेक्स्ट प्ले इज टैम्बरलेन. टैम्बरलेन पार्ट 1 एंड 2. इसे पब्लिश किया गया 1590 एडी में. दोस्तों टैम्बरलेन ये सिथियन शेफर्ड के बारे में ये स्टोरी है जो कि पावर के लिए कुछ भी कर सकता है और ये स्टोरी डिस्क्राइब करती है उस शेफर्ड की जनरलशिप को और मंगोल एम्पायर की कमांड को डिस्क्राइब करती है ये स्टोरी. तो और विलियम शेक्सपियर ने इस टैम्बरलेन से इंस्पायर होकर मैकबेथ को लिखा था. Now the next work is The Jew of Malta. It was published in 1592 AD. दोस्तों इसमें एक अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर को बताया गया है जिसका नाम है बाराबास जो कि एक प्योर एविल होता है और एक मैकवेलियन मैन. द नेक्स्ट वर्क इज एडवर्ड सेकेंड. दोस्तों एडवर्ड सेकेंड ये क्रिस्टोफर मार्लो का मास्टरपीस वर्क था और इसको पब्लिश कराया गया 1590 एडी में. इसमें एक कमज़ोर राजा की स्टोरी को बताया गया है जो कि अपनी ड्यूटी और डिज़ायर के बीच में फंसा हुआ होता है और उस जिसकी वजह से एक ड्रामेटिक टेंशन क्रिएट होता है. Now the next work is डॉक्टर फॉस्टस. दोस्तों डॉक्टर फॉस्टस को 2 वर्जन्स में पब्लिश किया गया. फर्स्ट वर्जन पब्लिश किया गया 1604 एडी में एंड सेकंड वर्जन पब्लिश किया गया 1616 एडी में. दोस्तों डॉक्टर फॉस्टस में ये स्टोरी है एक स्कॉलर की. तो जो स्कॉलर है वो नॉलेज और पावर की खोज में निकलता है जिसके बाद वो डेविल को अपनी सोल को बेच देता है. द नेक्स्ट वर्क इज हीरो एंड लिएंडर. हीरो एंड लिएंडर दोस्तों ये एक माइथोलॉजिकल पोयम है जिसे 818 लाइन्स में लिखा गया एंड क्योंकि ये वर्क इनका अनफिनिश्ड रह गया था तो इनकी डेथ के बाद जॉर्ज चैपल ने इस वर्क को
फिनिश किया। Now our next writer is Robert Greene. He was born in 1558 AD and died in 1592 AD. रॉबर्ट ग्रीन के वर्क में जो ये थीम यूज करते थे वो लव स्टोरी, फेरी टेल्स, हिस्ट्री, मैजिक एंड जोक्स पे बेस्ड होती थी। और जो इमेजिनरी सिचुएशंस ये अपने वर्क में यूज़ करते थे उसमें बेस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स और इवेंट्स का ये यूज़ करते थे। तो आइए इनके वर्क्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों रॉबर्ट ग्रीन ने एक पैम्फलेट लिखा ग्रीन्स ग्रोड्स नाम का, जिसका पूरा नाम है ग्रीन्स ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट ब्रॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, जिसे पब्लिश किया गया 1592 एडी में। इसमें रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर पर सैटायर किया और जिसमें एक फेमस लाइन इन्होंने विलियम शेक्सपियर को बोली, एंड अपस्टार्ट ग्रो ब्यूटिफाइड विथ अवर feathers. Now his next work is Friar Bacon and Friar Bungay. और ये एक रोमांटिक कॉमेडी प्ले है और इस वर्क को इनका बेस्ट वर्क माना जाता है। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। दोस्तों ऑरलैंडो फ्यूरियोसो ये ल्यूडोविको ओरियोस्टोस की ऑरलैंडो फ्यूरियोसो की ट्रांसलेशन है। नाउ नेक्स्ट वर्क इज अल्फोंसस। Now other work is A Looking Glass for London and England, जिसे इन्होंने थॉमस लॉज के साथ कोलैबोरेशन में लिखा। Now his other work is Pendosto. Pendosto, The Trump of Wit. ये एक शॉर्ट रोमांस है और इसे पब्लिश किया गया 1588 एडी में और विलियम शेक्सपियर ने इस वर्क से इंस्पायर होकर अपना विंटर्स टेल को लिखा। Now the next writer is Thomas Nash. He was born in 1567 AD and died in 1601 AD. Thomas Nash was English prose eccentric and an extraordinary inventor. और इनका जो फेमस वर्क है, फर्स्ट फेमस वर्क है वो है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। इसे पब्लिश किया गया 1594 एडी में। ये दोस्तों एक पिकारेस्क नॉवल है। नाउ अभी पिकारेस्क नॉवल क्या होती है? पिकारेस्क नॉवल में जो उसका प्रोटैगनिस्ट होता है वो अपनी मीन्स को फुलफिल करने के लिए गलत रास्ते को अपनाता है और वो ये काम एक जगह रहकर नहीं बल्कि कई जगह ट्रैवल कर करके करता है। सो इस स्टोरी में उसी के बारे में बताया गया है। Now the next work is Piers Penniless. It was published in 1592 AD. Piers Penniless ये एक पैम्फलेट वॉर है जो गैब्रियल हार्वे के साथ मिलकर लड़ी थी इन्होंने और इसमें 7 डेडली सिंस को दिखाया गया है। Now the next work is The Isle of Dogs. द आइल ऑफ डॉग्स थॉमस नैश ने बेन जॉनसन के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था। दोस्तों ये वर्क कभी पब्लिश नहीं हुआ। इस वर्क को लिखने के बाद बेन जॉनसन को जेल हो गई और थॉमस नैश ये लंदन छोड़कर भाग गए थे। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, जो थॉमस नैश ने क्रिस्टोफर मॉलो के साथ कोलैबोरेशन में लिखा, पब्लिश्ड इन 1594 AD. Now the next work is The Anatomy of Absurdity, published in 1589 AD. Then Preface of Green's Menaphone, published in 1589 AD. Then Terrors of the Night, published in 1594 AD. Now the last writer is Thomas Kidd. He was born in 1558 AD and died in 1594 AD. दोस्तों इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे
पर जो इनका मोस्ट फेमस वर्क है वो है द स्पेनिश ट्रेजेडी। इन्होंने ये वर्क 1582 से 1592 एडी के बीच लिखा और ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है जिसमें सेनेका ट्रेजेडी का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। इस स्पेनिश ट्रेजेडी का दूसरा नाम हिरोनिमो इज मैड अगेन भी है, जिसमें हिरोनिमो जो कि एक स्पेन का मार्शल होता है, वो अपने बेटे होरेशियो का मर्डर कर देता है। दोस्तों इस एक ही प्ले में एक साथ 8 डेथ्स को दिखाया गया है। इसमें जो डिवाइस यूज की थॉमस किड ने वो है प्ले विद इन अ प्ले। विलियम शेक्सपियर ने थॉमस किड के इस वर्क से इंस्पायर होकर अपना एक वर्क लिखा हैमलेट एंड थॉमस हेवुड कॉल्ड हिम अ फेमस किड। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।